हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे? आप सब लोगों के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स पास आउट किए हैं एंड नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू देयर लास्ट स्टेज ऑफ सीएस जर्नी, दैट इज सीएस प्रोफेशनल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई गगनदीप जीडी सलूजा आज आप लोग के लिए अपने ईएसजी और सीएसआर सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू प्रेजेंट करने के लिए आया हूं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो, आज का ये पर्टिकुलर सेशन हमारे सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो अब दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओहो, अब तो भाई साहब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दिसंबर 2026 की अगर हम बात करें तो हम लोग उसके फ्रेश बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 9th ऑफ मार्च। सर इतना डिले क्यों? तो कहते हैं सिर्फ होली की वजह से हम लोग को थोड़ा सा बीच में हॉल्ट देना पड़ रहा है और होली के बाद 9th ऑफ मार्च यानी मंडे से हम एक नई शुरुआत करेंगे अपने सीएस प्रोफेशनल की जर्नी की। और 9th ऑफ मार्च से हम लोग ईएसजी प्लस सीएसआर दोनों के ही फ्रेश बैचेस स्टार्ट करेंगे। बट मेरे को उससे पहले था कि मैं एक बार आप लोगों से इंटरेक्ट करूं, आपसे कनेक्ट करूं और आप लोग को एटलीस्ट इन दोनों सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू दे दूं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, क्या कंटेंट है, क्या हमारा स्टडी प्लान रहने वाला है, किस तरीके से हम बैच को प्रोसीड करेंगे, कितने टाइम में हमारा सिलेबस खत्म होगा, कौन कौन से चैप्टर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में है, इस पर्टिकुलर बुक में है, इस पर्टिकुलर सिलेबस में है। ये सारा कुछ डिस्कशन करेंगे आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा वो करेंगे हम ईएसजी के साथ। ईएसजी के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा एक ओवरव्यू दूंगा। देन उसके बाद वी विल कैरी ऑन विद सीएसआर एंड एसजी जो आपका एक ग्रुप 1 का ओपन बुक इलेक्टिव पेपर है। तो हम लोग ये पूरा डिटेल्ड में इसको डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल एंड पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा। फॉर श्योर नेक्स्ट 40-45 मिनट्स में आपको दोनों ही सब्जेक्ट का एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने को मिलेगा जिसमें आपको पता लगेगा कि इस सब्जेक्ट में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सामने देखिए अगर हम, तो अभी हमारे सामने ये ईएसजी का मॉड्यूल है जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है और आईसीएसआई के इस मॉड्यूल के बेसिस पे अगर हम चलें तो हमारा जो ईएसजी सब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अच्छा, ईएसजी में ई इज लाइक एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। कहते हैं सर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है सर? इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं सर? तो कहते हैं सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देयर आर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये गवर्नेंस का एस्पेक्ट। देन हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है सोसाइटी को लेकर और एक एस्पेक्ट आता है एनवायरमेंट को लेकर। बट सर अगर हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवाइड करें, जैसे जैसे हमारा जो आईसीएसआई का कंटेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पार्ट ए, देन पार्ट बी, देन पार्ट सी। जो पार्ट बी है ये है, एक ही चैप्टर कैरी करता है पार्ट बी, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 2 चैप्टर्स आते हैं और दोनों ही चैप्टर्स सस्टेनेबिलिटी को लेकर है। किसको लेकर है? सस्टेनेबिलिटी को लेकर। तो कहते हैं सर एक सस्टेनेबिलिटी को लेकर टॉपिक है और एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। ये 2 पार्ट सर आपने पहले क्यों बताए हमको, लाइक पार्ट ए के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि सर अगर हम थोड़ा सा इवैल्यूएशन करें तो हमको पता लगता है सर कि जो ईएसजी का सब्जेक्ट है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें पार्ट बी अपने आप में 20 मार्क्स का है और ये 20 मार्क्स डेडिकेटेड 20 मार्क्स हैं फॉर दिस रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। एक चैप्टर 20 मार्क्स। ओहो हो। देन कम्स पार्ट सी। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो ये 15 मार्क्स का चैप्टर है। ये जो पार्ट सी है सर, ये पार्ट सी में 2 चैप्टर्स हैं, दोनों मिलके 15 मार्क्स के आते हैं। तो सर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पार्ट बी और पार्ट सी को अगर हम देखें तो अकेले यही 35 मार्क्स के हैं। ओहो, तो ये तो सर बहुत स्कोरिंग हो गया। बिल्कुल सर, डेडिकेटली आपके एग्जाम में जो पार्ट बी होगा वो 20 मार्क्स का आएगा और जो पार्ट सी होगा वो आपका 15 मार्क्स का आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी का होगा और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी का होगा, to be very specific. Then comes part A. Part A में there are like total 16 chapters. 16 chapters हैं सर यहाँ पे। ओहो, 16 सर, like 16 chapters तो बहुत ज्यादा हो गए सर।
16 चैप्टर्स एंड 65 मार्क्स की वेटेज। ओ माय गॉड, ये जो 16 चैप्टर्स है ना जिसमें 65 मार्क्स की वेटेज है, ये सबसे लेंदी पोर्शन है आपका ईएसजी का। ठीक है सर, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये ईएसजी सब्जेक्ट एक्चुअल में बनाया क्यों गया, ये सब्जेक्ट क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है। कहते हैं सर एक्चुअल में हो क्या रहा है सर, हम हमेशा से देखते हैं कि जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करता है ना, तो वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो डिस्क्लोज करता है, यानी वो हमको ये तो बताता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। यानी वो हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बैलेंस शीट देता है जिससे हमको उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगती है, वो हमको पीएनएल अकाउंट बना के दिखाता है, वो हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट देते हैं, वो हमको पूरे नोट्स टू अकाउंट्स देते हैं जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हमने कितनी की वो भी बताते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको जो मिलती हैं ये फाइनेंस को लेकर होती हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर जब हम ऐसे बोलें, इस एरो को मैं यहां पे ब्रैकेट को यहां पे लगाता हूं, ये हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ आज प्रेजेंट टाइम पे इंडेस भी लागू हो चुके हैं। तो यहां पर हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया होता है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारी मदद करते हैं ये बताने में कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको कैसे कैसे डिस्क्लोज करनी है, सो दैट हम अपने यूजर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकें, सो दैट वो डिसीजन ले सकें कि मेरे बिजनेस में उनको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अच्छा, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर इसके साथ साथ अब आज प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो को देखते हुए और फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए, आज जो इन्वेस्टर है ना वो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखकर अपना डिसीजन ले ले। आप ऐसे सोच लो कि आपके पास 100 करोड़ हैं और आप कुछ कंपनी में, एक कंपनी है उसमें पैसा लगाना चाहते हो, तो क्या आप सिर्फ उस कंपनी में 100 करोड़ रुपए ये देखकर लगा दोगे कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है? अगर मैं बोलूं कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो हाईली प्रॉफिटेबल है लेकिन वो बहुत एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करती है, वो कंपनी, जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हो वो हाईली प्रॉफिटेबल है फाइनेंशियल टर्म्स में, बट वो बहुत एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करती है, वो इन इक्वालिटी करती है, यानी डिस्क्रिमिनेशन करती है लोगों के बीच में, पॉसिबल? वो सोसाइटी को बर्बाद कर रही है सर, यूथ को एक्सप्लॉइट कर रही है। क्या कर रही है? यूथ को एक्सप्लॉइट कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म बहुत चलता है, यह नहीं देखा जाता कि कौन वर्दी है। जान पहचान के लोगों को बहुत, फेवरेटिज्म का मतलब है जान पहचान के लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, उन्हीं को आगे किया जाता है। जो वर्दी है, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो जान पहचान वाला है, जो जुगाड़ लगा कर आया है, उसकी बहुत वैल्यू है। क्या लगता है आपको, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी क्या लगता है लॉन्ग टर्म में टिक पाएगी अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो? सर धीरे धीरे करके ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सामने आने वाली हैं, और अगर ये प्रॉब्लम्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तरक्की कर पाना, लॉन्ग टर्म टिके रह पाना मार्केट में बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आज प्रेजेंट टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो देखता है, बट उसके साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी वो देखना चाहता है, और वो ये चाहता है कि फाइनेंशियल तक तो ठीक था, हमको नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो। ये बताओ हमारी जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हो वो कंपनी सोसाइटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है या नेगेटिव? वो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है या नेगेटिव? आप सोचो ना, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप कैसे इन्वेस्टर हो? लॉन्ग टर्म, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। पता लगा आपने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देखी और 2 साल बाद कंपनी बंद हो गई, क्योंकि सर फाइनेंशियल टर्म्स में बेकार नहीं है कंपनी, बट सर अगर ये हालात चलते रहे तो सर ये कंपनी के लंबे समय तक टिके रह पाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जिसको सोसाइटी बॉयकॉट करना शुरू कर देगी। और एक बार अगर इस कंपनी की मार्केट में र्यूमर्स फैल गए
नेगेटिविटी के, तो इसको रिवाइव कर पाना इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। बात तो सही है सर। इसीलिए इसीलिए एक पर्टिकुलर कंपनी की सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमको 3 एस्पेक्ट्स पे फोकस करना होता है। एक पर्टिकुलर कंपनी लंबे समय तक तभी टिकी रहेगी जब वो फोकस करेगी फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जब उसका फोकस होगा फ्रॉम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, और जब इसका फोकस होगा फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, शासन करने का तरीका। तो ये तीनों ही एस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात तो सही है, इसी इंटेंशन से ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाया गया। अब देखो जैसे हमारे पास जब हम पार्ट ए की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ईएसजी में कुछ ऐसी मार्केट में रूमर्स फैलाए गए हैं, या मैं बोलता हूँ मार्केट में ऐसी बातें फैला दी गई हैं कि ईएसजी में पूरा कंपनी लॉ आता है, पूरा एलओडीआर आता है। मैं आपको सब चीज़ें समझा देता हूँ कि इसमें कितना पोर्शन कंपनी लॉ का है, कितना एलओडीआर का है, सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए में जैसे जो चैप्टर्स हैं उसमें एक चैप्टर है जैसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहां पे सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क क्या है। यानी फ्रेमवर्क का मतलब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, कैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे इंडिया में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा है। फिर इसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके हमारे इंडिया में कौन कौन से कानून बने हैं। तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमको एलओडीआर आप लोगों ने पढ़ा था, उसकी रेगुलेशन 4 पढ़ने को मिलती है। बस खत्म। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है बोर्ड इफेक्टिवनेस। अच्छा, जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क वाला चैप्टर है ना, इसमें बाकी सारा कंटेंट ऐसा है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ एलओडीआर का रेगुलेशन 4 इज द ओनली कंटेंट जो आपने पहले पढ़ रखा है। बोर्ड इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये चैप्टर मैं कह सकता हूं कि ये पूरा चैप्टर इज डिपेंडेंट ऑन कंपनीज एक्ट 2013 एंड एलओडीआर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चैप्टर और है सर हमारे पास, दैट इज बोर्ड कमिटीज। ये जो बोर्ड कमिटीज का चैप्टर है ना सर, ये भी पूरी तरीके से कंपनीज एक्ट और एलओडीआर पे टिका हुआ है। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। जैसे आपने बोर्ड कमिटीज पढ़ी थी, बोर्ड कमिटीज आपने पढ़ी थी, जैसे ऑडिट कमिटी, यहां फुल डिटेल में है एज पर एलओडीआर भी और एज पर कंपनीज एक्ट भी। सेक्शन 177 भी है और एलओडीआर में रेगुलेशन 19, 20, 21, 22 सब है। ऑडिट कमेटी के साथ आप लोगों ने पढ़ी थी नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, पढ़ी थी? हाँ सर, याद तो है थोड़ी। आप अपार्ट फ्रॉम दिस आपने पढ़ी थी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, हाँ ये भी पढ़ी थी सर। आपने एक सीएसआर कमेटी भी पढ़ी थी, हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ी थी सर। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था विजिल मैकेनिज्म का, सेक्शन 177 में ही पढ़ा था, हाँ हाँ सर बिल्कुल याद है, विजिल मैकेनिज्म। ये सारे कमिटीज यहां पे कवर होती हैं जिनको हम बोर्ड कमिटीज बोलते हैं। और इसके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट भी बात करता है, एलओडीआर भी बात करता है। हमको दोनों डिस्कशन करने, यहां पे हमको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, एलओडीआर में क्या लिखा है, दोनों बातें यहां पे हमको डिस्कस करनी। बोर्ड इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमको ये बोलता है कि सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो बोर्ड है ना, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उनका इफेक्टिव रोल परफॉर्म किया जाना बहुत जरूरी है, वरना कंपनी कभी भी सक्सेस गेन नहीं कर पाएगी। इसी के लिए यहां पे कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेकर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलओडीआर क्या कहता है, पूरा है। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, पूरा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अलावा यहां पर हम बात करें एक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, उसका रिटायरमेंट, उसकी रेजिग्नेशन, ये पूरी तरीके से यहां पे आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं तो इसी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आती हैं। इसी में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हर साल हर एक डायरेक्टर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एज अ होल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अलग से, बोर्ड के चेयरपर्सन की अलग से परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है। फिर इसी में हमारे पास इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर जो रेगुलेशंस एलओडीआर में दी गई हैं वो भी पूरी तरीके से आती हैं। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपने पूरी तरीके से आई थिंक एग्जीक्यूटिव में पढ़ रखा होगा, एंड दिस इज द ऑल कंटेंट जो आप कंपनीज एक्ट और एलओडीआर से रिलेट करोगे। दैट्स इट, कहानी खत्म। बस इसके अलावा पूरे ईएसजी में मेरे को नहीं लगता कहीं पे भी आपको एज सच कंपनीज एक्ट की बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिक्वायरमेंट होगी।
ऑल्दो एक चैप्टर आगे आएगा बोर्ड डिस्क्लोजर्स का, उसमें भी कुछ कंटेंट होगा जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड होगा। बट आप समझिएगा सर, ये जो पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये कंपनी लॉ की वजह से नहीं दिया, ये बोर्ड इफेक्टिवनेस चैप्टर क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है, तो सिर्फ यहां पे वो कंटेंट है जो उनसे रिलेटेड कंपनी लॉ में लिखा है या इस टॉपिक से रिलेटेड जो एलओडीआर में लिखा है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि कंपनीज एक्ट के हमको सारे सेक्शंस पढ़ने या एलओडीआर की सारी रेगुलेशंस पढ़ने, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे तो हमारे पास 4 चैप्टर हुए से, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, बोर्ड इफेक्टिवनेस, बोर्ड कमिटीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक चैप्टर आता है SS1 यानी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS1 की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, SS1 बोर्ड मीटिंग के लिए होता है, SS2 जनरल मीटिंग के लिए होता है, तो ऐसे ही ये SS1 है फॉर बोर्ड मीटिंग्स। तो जो ICSI द्वारा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशू किए गए पूरे डिटेल में एक एक लाइन आपको ICSI के जो दिए हुए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड की है वो यहां पे डिस्कस करनी है अलॉन्ग विद 2 एनेक्जर्स। ठीक है सर, हमारे पास एक चैप्टर आता है सर जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट एंड ग्रीन इनिशिएटिव। ये दोनों चैप्टर हम लोग एक साथ पढ़ते हैं सर। यहां पे हमको ये बताया गया है सर कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जब बिजनेस करता है और अगर कहीं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही होती है तो वेस्ट बहुत जनरेट होता है, और वो वेस्ट हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, हर एक लिविंग क्रिएचर के लिए शायद हार्मफुल है। तो इन दैट सिचुएशन ये वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करना है, हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे हम ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज करें जिससे हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट ना हो, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। तो जो ये 2 चैप्टर्स है ना, ये 2 चैप्टर्स बिल्कुल एक लीग के चैप्टर हैं, यानी जब हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो ये 2 चैप्टर्स हमको एक साथ पढ़ने, क्योंकि ये पूरी तरीके से एनवायरमेंट और ग्रीन इनिशिएटिव एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। यहां हमको ये भी पढ़ाया जाएगा कि जैसे हम लोग, आप लोगों को पता होगा लाइक एनवायरमेंट में कार्बन का जितना ज्यादा प्रोपोर्शन होता है एनवायरमेंट उतना पॉल्यूट हो जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, कॉर्पोरेट्स की तरफ से क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे कि एनवायरमेंट में कार्बन कम से कम जनरेट हो। तो ये 2 चैप्टर्स हम लोग एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और यहाँ पे कंपनीज एक्ट का कोई लेना देना नहीं है पूरी तरीके से। फिर देन कम्स पॉइंट नंबर लाइक चैप्टर नंबर 8। एक चैप्टर आएगा आपके पास CSR। हाँ, ओ वाओ, यहाँ पे सेक्शन 135 पूरा है और CSR पॉलिसी रूल्स भी हैं। ऑल्दो आप लोगों ने ये पहले एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे पूरी तरीके से ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूरी तरीके से जो भी कंटेंट होगा वो केस स्टडी बेस्ड होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। सेक्शन 135 CSR पॉलिसी रूल्स और शेड्यूल्स भी, जो शेड्यूल 7 आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा वो भी यहाँ पे पूरा डिटेल में है। बट ये ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 7 है, CSR पॉलिसी रूल्स भी हैं, सेक्शन 135 भी है, बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। देन कम्स एक चैप्टर आता है सर बोर्ड डिस्क्लोजर। कहते हैं सर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एनुअल रिपोर्ट बनाता है, एनुअल रिटर्न भी बनती है, बोर्ड रिपोर्ट बनती है, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर किन किन चीजों को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट्स होती है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बोर्ड रिपोर्ट तैयार करता है तो उस बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट डिस्क्लोज किया जाता है फॉर द स्टेक होल्डर्स, फॉर द यूजर्स, वो यहां पे बोर्ड डिस्क्लोजर्स चैप्टर में हमको देखने को मिलता है। इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, लाइक 60% इस चैप्टर का कंटेंट ऐसा हो सकता है जो शायद आपने एग्जीक्यूटिव में कभी पढ़ा हो, बट यहां पे प्रेजेंटेशन का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, क्वेश्चंस पुटअप करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, कंटेंट आप वही पढ़ोगे बट एक डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ोगे। ठीक है, देन यहां पे एक चैप्टर आता है सर, एक होता है सर प्रमोटर ड्रिवन कंपनी और एक होता है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। कहते हैं सर हम लोग देखते हैं जैसे आज प्रेजेंट टाइम पे भी बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, और वहां पे जब मैनेजमेंट की बात आती है तो फैमिली मेंबर्स को प्रायोरिटी मिलती है बहुत जगहों पे ओवर प्रोफेशनल्स। बट धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं जो आज प्रेजेंट टाइम की मार्केट कंडीशंस हैं और जो फ्यूचर हम एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, हमको पता लग रहा है कि सर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ठीक है फैमिली ओन मेंबर्स अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो शेयर होल्डर्स रहें, बट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमको प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्संस को देना होगा। अगर फैमिली ओन्ड एंटरप्राइज है और फैमिली मेंबर्स प्रोफेशनल्स हैं, यानी फैमिली मेंबर्स खुद कैपेबल हैं, तो दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बट अगर आपको लग रहा हो कि फैमिली ओन्ड मेंबर्स मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो उनको शेयर होल्डर्स बनाइए, उनको शेयर्स दीजिए,
बट मैनेजमेंट प्रोफेशनली पर्सन्स को दीजिए, प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन्स को दीजिए, सो दैट हम बोल पाए कि आपकी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो पीडीसी का मतलब होता है इट्स लाइक प्रमोटर ड्रिवन कंपनी, कि अगर मैं प्रमोटर तो कल को मेरे बाद मेरी कंपनी मेरे बच्चे की, कल को उसके बाद उसके बच्चे की। और प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी में सर परिवारवाद नहीं होता, यानी हम लोग देखते हैं ना जैसे पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है, तो परिवारवाद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो जो भी अपने आप को प्रूफ करेगा वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता है। और धीरे धीरे करके अब हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचर है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी की तरफ बढ़ रहा है। फिर ऐसे ही एक चैप्टर आता है सर, बोर्ड्स अकाउंटेबिलिटी ऑन ईएसजी। कहते हैं ये जो ईएसजी कॉन्सेप्ट है, जो एनवायरमेंट, जिसको हम लोगों ने एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस की बात की, इसका ईएसजी कॉन्सेप्ट पर बोर्ड की क्या जिम्मेवारियां हैं, यानी बोर्ड से क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं रिगार्डिंग ईएसजी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब कोई भी डिसीजन लेते हैं, जब कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब कंपनी के विजन की बात करते हैं, तो ईएसजी को ध्यान में रखते हुए उनको सारे डिसीजंस लेने चाहिए। यानी सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में सोचेंगे तो कभी लॉन्ग टर्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। वो जमाना गया जब सिर्फ शेयर होल्डर्स के बारे में सोचा जाता था। अभी हमको सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में नहीं बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना है। देन कम्स एक चैप्टर जिसको हम बोलते हैं डेटा गवर्नेंस। ये चैप्टर बिल्कुल आउट ऑफ द लीग है, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे लाइक हम ऐसे बोलते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल भी है। और हम ऐसे बोलते हैं कि सर आज प्रेजेंट टाइम पे हम देख रहे हैं जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, होटल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सर जो डेटा इनके पास कलेक्ट हो रहा है उसमें हम सारे इंडिविजुअल्स की पर्सनल डिटेल्स भी इनके पास जा रही है। हम अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, मिंत्रा से कुछ ऑर्डर करते हैं, जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करते हैं, हमारी लगभग लगभग सारे हैबिट्स, हमारे जो भी कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो कंपनीज को डेटा की फॉर्म में मिल रहे हैं। ये डेटा का प्रोटेक्टेड रहना, ये हमारी पर्सनल डेटा का प्राइवेसी को लेकर कंसर्न रहना, ये सारी बातें हमको यहाँ पे डेटा गवर्नेंस में देखने को मिलती हैं। फिर हमारे पास एक चैप्टर आता है सर जिसको हम बोलते हैं गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर्स। कुछ ऐसे लोग मार्केट्स में हैं सर जो एक ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ऐसे आते हैं जैसे प्रॉक्सी एडवाइजर्स, एक कॉन्सेप्ट आएगा जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ऐसे बोलते हैं कि सर मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर कर देते हैं कि आपको गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं तो हमारे इसी पर्टिकुलर ईएसजी में ये चैप्टर्स के साथ साथ एक चैप्टर आता है सर स्टेक होल्डर्स राइट। स्टेक होल्डर्स राइट्स जो चैप्टर है ना, ये बात करता है सारे स्टेक होल्डर्स की अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ये कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर एक स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है। और हम सिर्फ शेयर होल्डर की बात करें तो ये गलत है, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ ये नाइंसाफी होगी। तो यहां पे हर एक जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सबके राइट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देन कम्स हमारे पास एक चैप्टर आता है सर बिजनेस एथिक्स एंड एंटी ब्राइबरी लॉज। कहते हैं एंटी ब्राइबरी लॉज में हम लोग यहाँ पे 3 तरीके के लॉज डिस्कस करते हैं। एक है हमारे इंडिया में एक कानून चलता है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो हमको ये बताता है कि ब्राइबरी लेना और देना दोनों ही एक ऑफेंस है और ये हमको पूरी तरीके से मना करता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट को करप्टिव एक्टिविटीज नहीं करनी। देन इसी के साथ साथ हमारे पास एक लॉ यहाँ पे आता है लोकपाल एंड लोकायुक्त, और कुछ बच्चों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा। लाइक यहाँ पे हमारे अन्ना हजारे जी का बहुत बड़ा हाथ था लोकपाल एंड लोकायुक्त कानून लाने के लिए। और एक हमारे पास आईसीएसआई का एंटी ब्राइबरी कोड है। ये पर्टिकुलर लॉ ये कहता है सर कि करप्टिव एक्टिविटीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्दी नहीं है, उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में एक हिंड्रेंस है, एक रुकावट है। बट जब हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की तो वो बोलता है कि सर बिजनेस को एथिकल मैनर में ही रन करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी मार्केट में सिचुएशंस आती है जहां पे हमको लगता है कि गलत रास्ते सही हैं, बट सर जब हम डिसीजंस लेते हैं तो बहुत बार हम फंस जाते हैं। अच्छा, अगर दो डिसीजंस में से हमको कोई एक चीज चुननी है, दोनों सही है तो हम कोई भी चुन सकते हैं। प्रॉब्लम तब है जब दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं हमको शायद नुकसान पहुंचा सकती हैं, बट किसी एक रास्ते को चुनना है। सही और गलत में तो हमेशा हम यही बोलेंगे कि सही रास्ते को चुनो, बट दोनों ही गलत रास्ते हैं, दोनों ही नुकसान दे सकते हैं, पॉसिबल।
हाँ, तो बिजनेस एथिक्स एक एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करना चाहता है तो एथिकली बिजनेस करेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करेगा और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन कम्स एक हमारे पास लास्ट चैप्टर आता है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन, कि कंपनी सेक्रेटरी का जो ये प्रोफेशन है ना, जो हम बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी जब हम गवर्नेंस की, इन्वायरमेंट की, सोसाइटी की बात करते हैं तो ये प्रोफेशन कैसा प्रोफेशन है, हम कंपनी सेक्रेटरी को फ्यूचर में कैसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट कर पा रहे हैं। तो दीज आर द 16 चैप्टर्स जो हम लोगों ने यहां पर इसमें कवर अप करने होते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ वाले पोर्शन की, तो एक चैप्टर आएगा हमारे पास बोर्ड इफेक्टिवनेस, एक चैप्टर आएगा हमारे पास बोर्ड कमिटीज, यहां पे पूरी कंपनीज एक्ट और एलओडीआर के प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक हमारे पास आएगा सीएसआर और एक आएगा हमारे पास बोर्ड डिस्क्लोजर, बस दैट्स इट। इसके अलावा पूरे पार्ट ए में कहीं पे भी आपको कंपनी लॉ या कंपनी लॉ से रिलेटेड किसी और भी प्रोविजन को देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट आउट ऑफ द लीग चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर अपने आप में यूनिक है, हर एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, और अगर मैं बोलूं हर एक चैप्टर बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे ही चैप्टर्स अगर मैं बोलूं दे ऑल आर इंटरेस्टिंग, इसको थ्योरेटिकल चैप्टर मान के बिल्कुल ना पढ़िएगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, ईएसजी एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको एनालाइज करके अच्छे से पढ़ें, लर्न करना भी आपके लिए आसान होगा, वरना रट्टा मारना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर हमारे पास आता है पार्ट बी, और पार्ट बी में आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये पहले ओल्ड सिलेबस में भी हुआ करता था, बट अभी रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफर कर गया है, थोड़ा सा कंटेंट इसका चेंज हो गया है। और अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं ना, तो सबसे पहला पार्ट हम रिस्क मैनेजमेंट ही करते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का है, एक बार हमारा कंप्लीट हो जाए तो 20 मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाते हैं। बट रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो 20 मार्क्स का तो है, बट नाना करते भी हमारे को 12 से 13 क्लासेस लग जाती हैं सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर को कवर अप करने के लिए। इतना डिटेल में हमको ये पढ़ना पड़ता है। ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किन किन तरीके के रिस्क को फेस करता है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक रिस्क फेस कर रहा है तो हाउ टू हैंडल दैट पर्टिकुलर रिस्क, हाउ टू मैनेज दैट पर्टिकुलर रिस्क। अगर रिस्क मैनेज हो जाए तो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात को बहुत फोकस करके देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। रिस्क हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखा गया वर्ड है, बट अगर हमको रिस्क के बारे में पहले से पता हो तो हम इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात तो सही है सर। फिर हमारे पास आता है पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास दो चैप्टर्स आते हैं, एक आता है सर सस्टेनेबल और सस्टेनेबिलिटी ऑडिट के नाम से, और एक आता है यहां पे ईएसजी रेटिंग का एक पर्टिकुलर चैप्टर। और जैसे हम लोगों ने बोला ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे ही 3 तरीके की रिपोर्टिंग्स होती हैं। एक होता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जिसको हम बोलते हैं जीआरआई, एक होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जिसको हम बोलते हैं आईआर, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और एक होता है बीआरएसआर जिसने शायद आप लोगों ने कभी एग्जीक्यूटिव में बीआरआर के नाम से भी शायद हो सकता है पढ़ा हो। इसको बोलते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। कह रहे हैं सर ये 3 तरीके के ऐसे रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं जो हमको नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करने के बारे में बताते हैं। ये 3 ऐसे रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं जो हमसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं कराते बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ज्यादा रिपोर्ट कराते हैं। तो ये पार्ट सी में हम पढ़ते हैं जो हमारे पास 15 मार्क्स का है। अब देखिए, अब ये पूरे ईएसजी सब्जेक्ट को जब हम क्लब अप करते हैं, पूरे तरीके से कंसोलिडेट करते हैं, तो ऐसे पता लगता है देयर आर लाइक टोटल 19 चैप्टर्स। अच्छा, अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आप लोगों को बुक्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टोटल 20 चैप्टर्स दिखें, बट उसमें से एक चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 6, ये जो दिया हुआ है ना चैप्टर नंबर 6 बिल्डिंग बेटर बोर्ड्स, इसमें जो भी कंटेंट है वो है ही नहीं, मतलब वो कंटेंट ऊपर वाले चैप्टर्स का ही रिलेटेड कंटेंट है। और चैप्टर नंबर 6 पे अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। लाइक मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं एक बार, देखिए देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आया और देखिए क्या लिखा। चैप्टर नंबर 6 में क्या लिखा, बिल्डिंग बेटर बोर्ड्स, और चैप्टर नंबर 6 में देखिए लिखा दिस लेसन हैज बीन मर्ज्ड विद लेसन नंबर 3 दैट इज बोर्ड इफेक्टिवनेस। तो जो कंटेंट अब बोर्ड इफेक्टिवनेस में पढ़ते हैं वही कंटेंट थोड़ा उसमें थोड़ा इसमें था, बट अभी मर्ज कर दिया गया। तो चैप्टर नंबर 6 में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए सर
तो हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स बनते हैं वो चैप्टर्स बनते हैं सर, आउट ऑफ 20 19 चैप्टर्स वी हैव टू कवर, और ये 19 चैप्टर्स मिलके हमारा पूरा ESG का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। लेकिन सर अगर हम देखें तो लाइक पूरे ESG में, पूरे ग्रुप 1 में ही रादर आई कैन से, ESG का सिलेबस इज वेरी वास्ट, और ESG के सिलेबस को ही टाइमली रैपअप करना, अच्छे से उसकी एनालिसिस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इट्स गोइंग टू बी माई लाइक आई थिंक 18th अटेम्प्ट जब मैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में सर लाइक इतनी इतनी बार मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं, लाइक घोल के पिला दूंगा मैं तुमको सब्जेक्ट, और इसका प्लानर भी मैं आपको दूंगा, बट प्लानर आपको मिलेगा बिल्कुल एंड में, यानी आप ऐसे मान के चलिए सितंबर के मंथ में मोस्ट प्रोबेबली फॉर योर दिसंबर अटेम्प्ट, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। और ये प्लानर जिन लोगों ने मेरे से पहले पढ़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव में, SBI ECI पे, प्लानर इज लाइक रामबाण, कि पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि सर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस फंसे वो प्लानर से फंसे। अब अगर मैं बोलूं ये सारा कंटेंट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट, वैसे बोलते हैं 180 आवर्स। हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे 9th ऑफ मार्च से, 9th ऑफ मार्च 2026 से, और ये बैच हमारा जाएगा आप ऐसे मान लीजिए 10th ऑफ अगस्त 2026 तक। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, करीबन करीबन 5 महीने। और अगर बाई चांस अगर मैं बोलूं तो देखो 5 महीने में हमारा पूरा सिलेबस रैपअप हो जाएगा। इन 5 महीनों में हमारी जो क्लास होगी वो डेली ऐसे होगी, लाइक मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे जब क्लास होगी तो इट्स लाइक 5 days अ वीक। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी, और आप डेली मान के चलिए कि जो हमारी क्लास होगी वो 1:30 बजे, लाइक 1.5 घंटे की, या कम से कम 1 hour 45 minutes की होगी, 1 hour 30 minutes to 1 hour 45 minutes। कभी कभी अगर हम लोग को लग रहा होगा टॉपिक बहुत कनेक्टेड है तो हो सकता है कि हम 2 hour 30 minutes की भी क्लास लें, और डिपेंड करेगा टॉपिक्स पे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं सर जिनको एक साथ कवर अप करना जरूरी होता है। तो ये हम लोग मंडे टू फ्राइडे क्लास करेंगे, और मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहेगी। सैटरडे संडे मेरी तरफ से ESG और CSR की आपकी छुट्टी रहेगी, तो उसमें आप बाकी अपना रिवीजन कर सकते हैं, बाकी कुछ अगर कंटेंट आप छूट जाए वो देख सकते हैं, लाइक बैकलॉग कवर अप कर सकते हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आई विल बी टेकिंग योर क्लास। सही है, तो ये था आपके सामने पूरा ओवरव्यू अबाउट दिस ESG सब्जेक्ट। आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई दिक्कत लगे। अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। वरना हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बैच को 9th ऑफ मार्च से। ठीक है सर। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो हमारे पास अब एक सब्जेक्ट और आता है सर, एक सब्जेक्ट और आता है सर। अब कौन सा सब्जेक्ट आता है तो मैं आप लोग को एक बार एक सब्जेक्ट और दिखा देता हूं सर, और सो डैट कि आप लोग को CSR और SG ये जो ओपन बुक एग्जाम है उसके बारे में पता लग जाए। मैं आप लोग को एक बार उसका भी मॉड्यूल खोल के दिखाता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये CSR और SG सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं सर जो CSR ओपन बुक है ना, इसके 2 पार्ट्स हैं, CSR एंड SG। तो एक तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, और एक हमारे पास आया सोशल गवर्नेंस। जो सोशल गवर्नेंस वाला पोर्शन है वो अलग है, और CSR वाला पोर्शन बिल्कुल अलग है। तो एक है पार्ट A और एक है पार्ट B। अगर मैं इन दोनों की बात करूं सर तो मैं ऐसे बोलता हूं सर, ये पार्ट A और पार्ट B की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही 50-50 मार्क्स के हैं। ओहो, तो शॉर्ट में हम इसको बोल भले ही CSR देते हैं, बट CSR से 50 मार्क्स का है, बाकी 50 मार्क्स का क्या है, सोशल गवर्नेंस। और बाकी जो 50 मार्क्स का सोशल गवर्नेंस है उसका CSR से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कोई बोले ना वो सेक्शन 135 रूल्स और शेड्यूल 7 पढ़ के पूरे 100 मार्क्स आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। ये तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, बहकावे में नहीं आना है। भला मानुस हो तुम, छोटा सा बच्चा, तुमको जो सिखाया जाता है तुम सीख जाते हो। सच्चाई से अवेयर रहना बहुत जरूरी है। क्या करें सर, बता दो क्या करें। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, पहले कंटेंट को समझो प्लीज। CSR जो पार्ट ए है ना, ये इसके मैं बोलूंगा ऐसे कि देयर आर लाइक 3 चैप्टर्स आउट ऑफ 7, जहां पे आपको डेडिकेटली सेक्शन 135, उसके रूल्स, CSR पॉलिसी रूल्स, शेड्यूल 7, ये पूरी तरीके से देखने को मिलेंगे।
बट लेकिन 3 ही चैप्टर में, राधा 3 की भी जगह में 2.5 बोल दूं। बाकी जो 4 चैप्टर्स हैं वो सीएसआर से रिलेटेड तो है, बट उनका सेक्शन 135 सीएसआर पॉलिसी रूल्स और शेड्यूल 7 से डायरेक्टली लेना देना नहीं है। बाकी 4 चैप्टर सीएसआर के लिए जरूरी हैं, बट सर उसमें सीएसआर ऑडिट है जो सेक्शन 135 में है ही नहीं। ओ अच्छा, आपने अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो सीएसआर पॉलिसी रूल्स में आपने पढ़ा था इंपैक्ट असेसमेंट, यहां नीड असेसमेंट की भी बात होती है। बैंकिंग कंपनी के ऊपर, एक ऐसी कंपनी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बनी है, जो कंपनीज एक्ट में बनी ही नहीं, जैसे एसबीआई, जैसे एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी, ये तो कंपनीज एक्ट में बनी ही नहीं, बट ये कंपनी है, इनके ऊपर तो सेक्शन 135 लागू ही नहीं होता। इनके लिए अलग से सीएसआर प्रोविजंस हैं जो आईआरडीएआई ने और आरबीआई ने दिए हैं। ओ माय गॉड, अच्छा ये बात है। सीएसआर का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है ये थोड़ा सा लिखा है सेक्शन 135 में। सेक्शन 135 में तो लॉ के बारे में बताया गया है। हाँ बात तो सर देखो ठीक है, ये सारी बातें आपने पढ़नी है पार्ट ए में। मैं आपको इसका मॉड्यूल दिखाऊं, मैं आपको इसका मॉड्यूल दिखाता हूं, एक सेकंड दीजिएगा। इसका मॉड्यूल बहुत बढ़िया, छोटा मॉड्यूल सर, आपके लिए उतना ही इफेक्टिव, 100 मार्क्स का कंटेंट मस्त जबरदस्त तरीके से किया जा सकता है। जब सर हम लोग ओपन बुक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना सर, तो ओपन बुक सब्जेक्ट में एक चैलेंज रहता है। वो चैलेंज रहता है कि सर एग्जाम में हम जब पढ़ें तो हमको चीजें लोकेट हो जाए। ऐसा ना हो कि हमने एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद हमको उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और ढूंढने पे मिल ही नहीं रहा। और सर ये प्रॉब्लम तब तक फेस होगी जब तक आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थरली नहीं पढ़ोगे। देखिए सबसे पहले आपके पास पार्ट 1 आ रहा है सीएसआर 50 मार्क्स का। देखिए 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स देखिएगा ना। सीएसआर पहला चैप्टर नंबर 1, ये इसका आधा चैप्टर मैं बोलूंगा कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है और आधा बिल्कुल डिफरेंट है जिसका कंपनी लॉ से कोई लेना देना नहीं है। सीएसआर पॉलिसी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएसआर प्रोजेक्ट्स एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, बहुत लिमिटेड आपने कंटेंट पढ़ा होगा सेक्शन 135 में इस चैप्टर को लेकर। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, सीएसआर ऑडिट आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा। गाइडलाइंस ऑन सीएसआर, यहां पे 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी और एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी पीएसयूज, ये भी आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। सीएसआर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स आपने कभी नहीं पढ़े, कभी भी नहीं पढ़े। इंपैक्ट ऑफ सीएसआर आपने कभी नहीं पढ़ा। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं सर जिसके बारे में आपने कभी पहले पढ़ ही नहीं रखा, क्योंकि इसमें सीधे सेक्शन 135 से कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चैप्टर्स हैं। ओहो सर हमको तो किसी ने बताया था सेक्शन 135 ही 100 मार्क्स का आता है। बिल्कुल नहीं आता है, बेवकूफ बनाया तुमको। और सबसे बड़ी बात सर, चलिए पार्ट ए तो चलिए समझ में आया, पार्ट 2 का क्या करें? कहते पार्ट 2 तो सोशल गवर्नेंस है। सोशल गवर्नेंस तो सीएसआर से रिलेटेड है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट कंटेंट है। सोशल गवर्नेंस पे सबसे पहला चैप्टर आता है सर। अच्छा, टोटल देयर आर 16 चैप्टर्स इन होल सीएसआर सब्जेक्ट। 16 में से 7 पार्ट ए में है, बाकी बचे 9 पार्ट बी में। लो कर लो, पढ़ लो, तो पढ़ लो सेक्शन 135। सेक्शन 135 पढ़ के सारा कुछ हो जा रहा था ना। हाँ, सोशल गवर्नेंस का जो पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ना सर, ये सोशल गवर्नेंस को ही इतनी डिटेल में समझाता है। और जब तक आपने ईएसजी में गवर्नेंस अच्छे से नहीं पढ़ा, यहां कुछ समझ नहीं आने वाला। साथ में सर हम लोगों ने कभी एग्जीक्यूटिव में 2-3 पेज का शायद सिक्योरिटी लॉ में सीएमएसएल में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा होगा, एसएसई। यहां इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट लेंदी चैप्टर। बहुत डेडिकेटेडली आपको एसएसई यहां पे पढ़ाया जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं सर जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है, जैसे कंपनी है, ये तो कॉर्पोरेट एंटिटी। जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, एचयूएफ, ये कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स सोशल गवर्नेंस। जब हम सोसाइटी की गवर्नेंस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट तो चलिए, बीइंग अ कॉर्पोरेट सिटीजन उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? कहते हैं हाँ। फिर हमें याद है एसबीआईएल में सोसाइटी और ट्रस्ट पढ़ा था। ओ यहां बिल्कुल डिटेल में 10-10 पेजेस का चैप्टर है, सोसाइटीज एंड ट्रस्ट। 10 पेज सोसाइटी अलग, 10 पेज ट्रस्ट अलग। सोसाइटी को लेके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, उसके बायलॉज, उसकी गवर्निंग बॉडी, उसमें चेंजेस, उसके अमेलगमेशन, उसके डिसोल्यूशन, उसके टाइप्स, उसका प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, पूरा यहां डिस्कस करेंगे। देन ट्रस्ट की बात करें तो करीबन 18 टाइप्स की ट्रस्ट हमको यहां एक्सप्लेन की गई है। ओह भाई साहब, बिल्कुल डिटेल में ट्रस्ट पढ़ोगे यहां पे सर। वो हम पहले सीएसआर पढ़ कर आए थे। यहां सीएसआर से सोसाइटी और ट्रस्ट का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पे इंडियन ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट दोनों कराए जाएंगे।
देन हमारे पास पार्टनरशिप फर्म, ये शायद आप लोगों ने पूरी पॉसिबिलिटी है कभी CSEE में एग्जीक्यूटिव में कहीं पढ़ा हो, और पार्टनरशिप फर्म अभी क्योंकि एग्जीक्यूटिव से हट गया है इसलिए यहां पे ले आया गया है। देन हमारे पास नीचे आता है सर एक चैप्टर फॉरेन फंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। हमने याद है अभी ECIPL में चैप्टर पढ़ा था FCRA, ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। यहां पे FCRA रूल्स भी आ गए हैं। पहले हमने सिर्फ FCRA का लॉ पढ़ा था, एक्ट, पार्लियामेंट्री लॉ, अभी हमारे पास रूल्स भी हैं। फिर कह रहे हैं सर ये जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं इनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है। अभी हम रिपोर्टिंग की बात करके आए ना ESG में, तो वहां पे हमने पढ़ी थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बट वो कंपनी कर रही थी, और यहां कर रही है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। एक ऐसी एंटिटी जो कॉर्पोरेट नहीं है, जो कंपनी नहीं है, वो रिपोर्टिंग कैसे करती है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फिर हमें बोला सर हम लोग देखते हैं जैसे हमारे एरियाज में ग्राम पंचायत होती है सर, क्या होती है ग्राम पंचायत, तो कहते हैं जैसे SS1 बना, ICSI ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 बनाया फॉर बोर्ड मीटिंग, ऐसे ही ICSI ने एक मॉडल कोड निकाला है, यानी एक ड्राफ्ट निकाला है कि अगर ग्राम पंचायत को मीटिंग करनी हो तो ग्राम पंचायत की मीटिंग के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और ऐसे ही एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को मीटिंग करनी हो तो ICSI ने उसके लिए भी एक मॉडल कोड निकाला है कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की जो मीटिंग्स होती हैं उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाए। अब सर ये सारा कंटेंट CSR से रिलेटेड नहीं है, ये आपको पार्ट बी में देखने को मिलता है। लेकिन सर समझिएगा, ये तो चलिए ठीक है, हमने बोला पार्ट ए में हमने ऐसे बोल दिया कि लाइक 3 चैप्टर्स आर देयर आउट ऑफ 7, जहां पे डायरेक्टली सेक्शन 135 पॉलिसी रूल, CSR पॉलिसी रूल से शेड्यूल 7 से लेना देना है। पार्ट बी में तो सर यहां पे तो 7 चैप्टर थे, यहां तो 9 चैप्टर हैं, और 9 के 9 चैप्टर बिल्कुल आउट ऑफ द लीग है। अब यहां पे सर CSR में देखिए, मैं आपको हमेशा से, अभी मैंने आज लाइक हम लोगों ने जो गाइडेंस सेशन लिया उसमें भी मैंने बताया, और फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, जो CSR एंड SG का ओपन बुक सब्जेक्ट है ना, इसमें सबसे बढ़िया आपका मॉड्यूल है, सबसे बढ़िया मॉड्यूल, बेस्टम बेस्ट, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं सर। और अगर आपको कोई टेक्स्ट बुक दे भी रहा है ना तो वो मॉड्यूल ही होगी, फॉर श्योर होगी, मॉड्यूल का ही कंटेंट बुक में होगा। मैं आपको डायरेक्टली ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीधे मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा। तो सर क्या मैं अपनी बुक नहीं दूंगा? दूंगा, मैं बताएं क्या दूंगा। मैंने एक बनाया है मास्टर इंडेक्स बुक। मास्टर इंडेक्स बुक एक ऐसी बुक है सर जिसमें आपको हर एक पर्टिकुलर चैप्टर को एक इंडेक्स की फॉर्म में पेश किया गया है, डिटेल में, मतलब करीबन 100 पेज का कंटेंट है इसमें इंडेक्स को लेकर करीब, और हर एक कॉन्सेप्ट के आगे उसका पेज नंबर लिखा हुआ है, सो दैट आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक को एग्जाम में लोकेट करना आसान हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का कंटेंट कौन से पेज नंबर में दिया, उस पेज नंबर पे जाएं, सीधे कंटेंट देखें और एग्जाम में आंसर लिखें। लेकिन सर एग्जाम में ज्यादातर ऐसा होता है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस पर्टिकुलर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो जब तक आपका पूरी तरीके से इस बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं होगा कंटेंट, तब तक आपके लिए आंसर को लोकेट कर पाना इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इसी रीजन की वजह से सर जब हम लोग CSR पढ़ते हैं, तो जब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पढ़ते हैं तो साथ में उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखते हैं। यहां आपके राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तभी आप आंसर लोकेट कर पाओगे, तभी आपको पता लगेगा कि आंसर्स ढूंढने कैसे हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक पूछा गया, वो टॉपिक कहां पे दिया हुआ है। ये सारी चीजें ओपन बुक में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए हम लोग इसको हमेशा मॉड्यूल से ही पढ़ते हैं। ऑल्दो इसके लिए एक मास्टर इंडेक्स बुक मिलती है जहां पे हम देखते हैं कि आंसर्स को कैसे लोकेट किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, MCA ने और ICSI ने बहुत सारे FAQs दिए हुए हैं इस CSR को लेके। ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ना, FAQs, वो भी हम इसी मास्टर इंडेक्स बुक में देते हैं और अलग से क्लास में पढ़ते भी हैं। फिर साथ ही साथ जैसे CSR की रिपोर्टिंग करनी होती है, तो CSR की रिपोर्टिंग के लिए एक CSR रिपोर्ट बनती है, वो CSR रिपोर्ट पूरी अलग से हम पढ़ते हैं इस पूरे CSR में। देखो, क्योंकि आप देखो CSR में पूरा सब्जेक्ट है, तो हमको CSR का एक एक टॉपिक कवर अप करना है। यहां तक कि आपने देखा होगा जैसे पढ़ते हैं ना 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का, हम 2% CSR पे खर्च करते हैं। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर, यहां पे पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोगों ने बोला सर CSR कब एप्लीकेबल होता है, तो आपने बोला नेट प्रॉफिट जिसका 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा हो, नेटवर्थ टर्नओवर 500 करोड़ 1000 करोड़ से ज्यादा हो। सो ये नेटवर्थ का मीनिंग क्या है, इस टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करना है, इस नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी डिटेल में डिस्कशंस हम यहां पे करते हैं। तो ये है आपके सामने ये पूरा ओपन बुक।
देखो भाई, तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है इन दोनों ही सब्जेक्ट को लेके, सो दैट यू शुड गेट टू नो कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है। और फिर आप इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आप देखना चाहें, लाइक अभी होली के दौरान अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो और वो देखना चाहे, तो यू कैन लाइक, मैं आप लोगों के साथ एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आप एक दो लेक्चर्स देख भी सकते हो जो हम लोगों ने डेमो के पहले लिए हैं। वरना आई विल रिकमेंड कि जस्ट लाइक एंजॉय योर होली। अभी अभी आप पास हुए हैं, अभी अभी आप प्रोफेशनल्स में आए हैं, खुशी मनाइए अपनों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। और होली के बाद बिल्कुल डेडिकेटली अपने पढ़ाई को स्टार्ट करिए और ईएसजी और सीएसआर मेरे साथ कैरी ऑन करिए। मैं आपको बता रहा हूँ सच में, यू विल नॉट बी रिग्रेटिंग योर डिसीजन। आप ईएसजी एक बार पढ़ के देखिए मेरे से, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट लाइक मक्खन है, बिल्कुल मक्खन। बट सर, आपकी डेडिकेशन और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, सब्जेक्ट आपको बहुत प्यार दिखाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, इस अटम में हमारी एक स्टूडेंट थी कनुप्रिया। कनुप्रिया हैज स्कोर्ड, अगर मैं कनुप्रिया की बात करूं तो कनुप्रिया हैज स्कोर्ड 82 मार्क्स इन सीएसआर। बिग क्लैप फॉर कनुप्रिया। कनुप्रिया के साथ मैं एक अभी छोटा सा सेशन भी रिकॉर्ड करूंगा। और लाइक शी हैज स्कोर्ड सीएसआर में 82 मार्क्स एंड दिस इज लाइक ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स। सीएसआर में इससे ज्यादा मार्क्स किसी के नहीं है। 82 मार्क्स, इट्स लाइक शी हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री। और इसकी आंसर शीट भी हम लोगों ने वैसे मंगाई है देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो 82 मार्क्स इज लाइक जबरदस्त। इससे पहले ईएसजी में देयर वाज अ स्टूडेंट और उसके 80 मार्क्स थे, 81 मार्क्स भी आए हैं सर ईएसजी में। तो इन दैट सिचुएशन सर, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ एक ये लाइक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि इन दोनों सब्जेक्ट को सर हल्के में ना लीजिए। बहुत बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट्स हैं, आपका एग्रीगेट बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। बस आपको दिल से मेरे साथ जुड़ना है और मजे ही मजे, बल्ले बल्ले। चलिए भाई, तो ये था आज के इस पर्टिकुलर सेशन का पूरा ओवरव्यू और मैंने अब आपको ईएसजी और सीएसआर दोनों का ओवरव्यू दे दिया है। नाउ अब हम लोग जो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th ऑफ मार्च। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। अगर आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये मेरा खुद का नंबर है और इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा और आपको डेफिनेटली हम डिटेल्स शेयर करेंगे। ठीक है, चलो। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। होप सो आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स की एक अच्छी नॉलेज मिली एंड अकॉर्डिंगली फिर हम इसको प्लान करेंगे और 9th ऑफ मार्च से इसको रिज्यूम करेंगे। ठीक है, चलो। गुड बाय एवरीवन, अ वेरी हैप्पी होली, अ वेरी सेफ होली टू एवरीवन। मिलते हैं 9th ऑफ मार्च मंडे से। ठीक है, चलो। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर डे, गुड बाय।